बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सिंपल एक लाइन में हमको याद रखना है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मैनेज करता है। ठीक है, इसमें चार चीजें होती हैं: यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है ये बेसिकली। ठीक है, जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में याद है कितने तरह की जनरेशन थी? और टोटल 3 चार थी, चार। जनरेशंस, चार। 4 थी। ओके, ठीक, आई एम होप यू आर ओके इफ आई एम यस, करेक्टिंग यू, राइट? 10 10 15 एंड प्रेजेंट वाला, हाँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग ईयर था 45 और एंडिंग क्या था? 55, then 55 to 65, then हम्म, 65 to sorry, then 65 to 80, then करेक्ट। 80 और to फिर present. करेक्ट, तो पहला फर्स्ट जनरेशन हो, तो उस फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीजें आई थी? Generations of operating system. Vacuum tubes or plug boards. Digital computers were not constructed until the Second World War. Calculating engines with mechanical relays were built. However, mechanical relays were slow and were later replaced by vacuum tubes. तो कैलकुलेटिंग इंजन्स, मैकेनिकल रिलेज उस टाइम पे बना था, और क्योंकि ये बहुत स्लो था इसलिए बाद में वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस हो गया। ये मशीन काफी बड़ी थी और बहुत स्लो थी, और कुछ ही लोग इसको मेंटेन करते थे, सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था इस टाइम पे, तो सब कुछ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था, और सारी प्रॉब्लम्स सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से सॉल्व की जाती थी। बाद में पंच कार्ड इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो रिकैप वंस अगेन, कैलकुलेटिंग इंजन और मैकेनिकल रिलेज पहले बिल्ड हुए, लेकिन क्योंकि वो बहुत स्लो थे बाद में वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस किया गया। बहुत बड़ी मशीन्स थी और बहुत स्लो थी, और कुछ ही ग्रुप ऑफ पीपल उसको मैनेज करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम नहीं आया था, सारी प्रॉब्लम जो है सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से सॉल्व की जाती थी। तो कैन यू लाइक जस्ट एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स अगेन दिस फर्स्ट जनरेशन? लेट Okay, Nikhil try. Nikhil, you want to try? Actually, I not read properly. Actually, Mm-hmm. so it will be difficult for me to explain what exactly it contains. All vacuum tubes and plug boards. ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सज्जन, यू वांट टू ट्राई? okay. So it was digital computers were not considered until the Second World War. हम्म, So in this first generation, the vacuum tools were used, and most of the calculation was done by the manual systems. राइट। And in this system, a punch card type of system was introduced to improve the computer system. Instead of using the plug board, and programs were written on cards and read into the system. Yeah. ओके, नो प्रॉब्लम। सेकंड जनरेशन, transistors and batch system. Transistor led to the development of computer system that could be manufactured and sold to paying customers. तो transistors develop हुए इसमें, और इसको मेन फ्रेम्स भी कहते थे, और ये जो है एयर कंडीशन रूम में लॉक किए जाते थे कि उसको ठंडा रखना पड़ता था। बैच सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ टू रिड्यूस द वेस्ट टाइम इन कंप्यूटर। A tray full of job was collected in the input room and read into magnetic tape. After that, tape was rewound and mounted on a tape drive. Then batch operating system was loaded, in which read the first job from the tape and ran it. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको याद रखना, मोटे मोटे तौर पे याद रखना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर्स डेवलप हुए तो मेन फ्रेम्स भी कहते थे इसको, एयर कंडीशन रूम में रखा गया, फिर बैच सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, मैं तो इतना ही याद रखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा इसके बारे में। ठीक है, कल अपन ने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट और मल्टी प्रोग्रामिंग। पहले सिर्फ साइंटिफिक और कमर्शियल कंप्यूटर्स थे, और थर्ड जनरेशन ने इंट्रोड्यूस किया मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग याद है क्या होती है?
एक multiple programming and multi processing, right? Right. Yeah. So in multiple processing, basically, multiple programs can process at a single time. By multiple processors. Processors. हाँ, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रोसेसर रहता है। मल्टीपल एक प्रोग्राम्स processors होते हैं लगता लेकिन है। एक प्रोसेसर रहता है, ठीक है। तो हाँ। मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुआ थर्ड जनरेशन में, और पहले साइंटिफिक एंड कमर्शियल कंप्यूटर्स थे जो कि ऑफ कोर्स जनरल नॉर्मल लोग नहीं यूज करते थे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए। अब उसी को एक्सप्लेन कर देना पर्सनल कंप्यूटर्स को कि भाई इजीली हो गया हमारे लिए यूज करना, पूरी कहानी लिख देना उसमें। ठीक है, फाइन। फिर से रिवाइज करेंगे कल थोड़ा थोड़ा, एक एक लाइन भी अगर याद होता जाए रोज तो अच्छा है अपने लिए। तो ठीक है, जनरेशन हो गया, मूव ऑन। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कुछ याद है कल के लिए? एटलीस्ट लेट्स गिव इट अ ट्राई। मल्टी प्रोग्रामिंग दूसरा, मल्टी प्रोसेसिंग करेक्ट। प्रोसेसर। तीसरा, याद है दो अपन ने और डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह, उसका तुमने आंसर दिया था। हाँ हाँ हाँ, यस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था आई थिंक, राइट। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, तो याद है हमने डिस्कस किया था कि इस वर्ड से हम उसका आंसर निकालेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स, लेकिन यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर नहीं लिखा है, इसका मतलब सिंगल प्रोसेसर होगा। सो सिंगल प्रोसेसर कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स। और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स तो रहेंगे लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर भी रहेंगे। तो मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ये ऑलमोस्ट याद हो गया ना? यस। ओके Yes, sir. ओके। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सज्जन? सिंगल कंप्यूटर के बारे में याद करने की कोशिश करो। सिंगल कंप्यूटर के बारे में बात किया था हमने कि सिंगल कंप्यूटर पे क्या होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिंगल कंप्यूटर पे रहेगा लेकिन उसको एक्सेस करेंगे सब लोग। वो था सारा। डिस्ट्रीब्यूटेड, वो ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड था। सॉरी। दोनों ओके। सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में इंटरकनेक्टेड तो है, कनेक्शन एक दूसरे से कंप्यूटर्स का है। डिफरेंस दोनों में सिर्फ इतना है कि नेटवर्क वाले में हर एक कंप्यूटर पे अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और दूसरे में यानी डिस्ट्रीब्यूटेड में रहेगा कि हर एक कंप्यूटर पे थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे थोड़ा उस पे, तो शेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें, ठीक है। इसीलिए उसका नाम डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से क्लियर हो रहा है, जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, तो ये तो कॉमन है दोनों में। वेयर इंटायर एक्चुअली ये फिजिकल है और ये नेटवर्क है, ओके फाइन, गॉट इट। ये मतलब मान लो एक ऑफिस में फिजिकली कनेक्टेड कंप्यूटर होंगे, लेकिन यह नेटवर्क कनेक्टेड है, थोड़ा सा और डिफरेंस भी है। इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज इटसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क, और यहाँ पे ईच मशीन रन्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? यस। Okay, do you want to repeat these two just in simple words? लेट्स गो ऑन। Go on. Okay, fine. मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि याद हो जाए, क्योंकि अपने एग्जाम में अगर याद नहीं रहा तो ये सब इतना सब सेशन ले कोई फायदा नहीं है। ओके, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, और कुछ याद है क्या था? एक था प्रोसेस, दूसरा था मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा फाइल मैनेजमेंट, और चौथा था, नहीं चौथा कुछ नहीं था, बस इतना ही था, तीन ही था, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस? डू यू रिमेंबर? नो, एक्चुअली। Okay, process is nothing but a program in execution state. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ है a process is nothing but program in execution state.
memory is a large array of words or bytes each with its own address. थ्योरी सबसे बोरिंग चीज होता है, पता है मुझे। इसीलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेसेस, प्रोसेस के अलग अलग स्टेट्स हैं, ये तो कुछ याद होगा इसमें से। कौन कौन से स्टेट्स होते हैं प्रोसेस के? पहला होता है न्यू, दूसरा रेडी, देन रनिंग, वेटिंग, हॉल्टेड, टर्मिनेट। टर्मिनेटेड। ओके, न्यू कब होता है? जब प्रोसेस क्रिएट होता है। तो डायग्राम से याद होगा, न्यू जब प्रोग्राम क्रिएट होता है तो हार्ड डिस्क में पहले जाता है, फिर रेडी स्टेट में जाता है, रनिंग में, वेटिंग, सस्पेंडेड और हॉल्टेड। अभी वो डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, पहले ये है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, डू यू रिमेम्बर व्हाट इट इज? मैंने एग्जांपल दिया था मैनेजर का, मैनेजर आके इंटरप्ट कर दिया तुमको, तुम कुछ काम कर रहे थे, फिर तुमने रिज्यूम किया। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। सॉरी, ट्राई कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ लेकिन। कोई बात नहीं, वो एग्जांपल याद है कि नहीं? मैंने एग्जांपल दिया था कि यू आर वर्किंग एंड योर मैनेजर कम्स and interrupt you and then ask you that do this task first, then I will allow you। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तुम कुछ कर रहे थे लेकिन तुम्हें कॉन्टेक्स्ट उसका स्विच करके दूसरा काम करना पड़ा। तो यहाँ बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, इंटरप्ट किया, इंटरप्ट करने के बाद उसके जब इंटरप्ट होगा तो वो रुक जाएगा प्रोग्राम वहां पे, और उसका जो भी स्टेट था उस टाइम उसको सेव करेंगे ताकि बाद में रिज्यूम कर सके। फिर प्रोसेस बी को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वो फिनिश होने के बाद वापस से इसको रिज्यूम करेंगे प्रोसेस ए को। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज नथिंग बट स्विचिंग ऑफ अ सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ये डायग्राम बना दिया तो नंबर मिल जाएगा आराम से। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बाय द वे इंपॉर्टेंट है, थ्रेड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, आता ही आता है एग्जाम में। थ्रेड्स आर लाइटवेट प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली शेड्यूल्ड पार्ट्स ऑफ सिंगल प्रोग्राम। हर प्रोसेस के अंदर सिंगल थ्रेड या मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे हार्ड डिस्क है, इसमें प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। प्रोग्राम जब इंस्टेंशिएट होता है तो रैम में जाता है, उस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं रैम में, सॉरी, और उसमें हर प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। उसके प्रायोरिटी के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है। शेड्यूलर का काम है शेड्यूल करना, प्रोसेस को असाइन करना सीपीयू को, और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये उसका डायग्राम है। प्रोसेस शेड्यूलिंग कल पढ़ा था हमने। तो scheduling refers to set of policies and mechanisms supported by operating system that controls the order in which the work is to be done. A scheduler is an operating system that selects the job to be admitted for execution. तो ये थ्रूपुट के बारे में पढ़ा था कल हमने। थ्रूपुट का मतलब amount of work accomplished in a given time interval. Main objective is to increase CPU utilization and higher throughput. ये देखा था हमने यहाँ पे, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी यानी ये हार्ड डिस्क और ये रैम। नया प्रोसेस क्रिएट हुआ, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने उसको शेड्यूल किया, रेडी क्यू में गया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने उसको रनिंग स्टेट में डाला। अगर कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है जो ब्लॉक कर रही है, उसको आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो वेटिंग में जाएगा। फिर जब वेटिंग उसका खत्म हो जाएगा तो वापस रेडी में जाएगा, और रेडी से रनिंग में, और फाइनली टर्मिनेटेड। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि प्रोग्राम्स आ रहे हैं और क्यू में लगते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा जब प्राइमरी मेमोरी फुल हो जाएगी। जब फुल हो जाएगी तो मिड टर्म शेड्यूलर उसको हमारे इसमें भेजेगा हार्ड डिस्क में, और वहां पे सस्पेंड करा के रखेगा। जैसे ही उसकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, वापस रैम में आएगा, और आने के बाद क्यू में लग जाएगा, और जब उसको एग्जीक्यूट होना होगा, जब फ्री होगा हमारा ये, तो उस टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? यस। ओके। टाइप ऑफ शेड्यूलर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं इसमें अलग अलग। हमने प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था, और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ये हुआ कि उसको इंटरप्ट कर सकते जस्ट हैं। इट।
जस्ट इन टाइम वाला एग्जांपल था, यस, नॉन। हाँ, राउंड रॉबिन था ना शायद, राउंड रॉबिन था क्या? तो इसको इंटरप्ट कर सकते हैं, अगर कोई प्रोसेस रन कर रहा है तो उसको इंटरप्ट करके दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन नॉन प्रिम्प्टिव में एक बार प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, वो कंप्लीट होगा या तो वेटिंग क्यू में जाएगा। वही यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। हाँ, इसमें एग्जांपल में मैं कल बताया था कि ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इसका एग्जांपल है, और SRTN, और इसका एग्जांपल है FCFS और SJF। अब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं। फर्स्ट एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं सबसे पहले। जैसे होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या है? प्रोसेस दैट कम्स फर्स्ट विल बी सर्व फर्स्ट। कोई ज्वाइन कर रहा है, उसको एंटर कराते हैं। ठीक है। तो अराइवल टाइम का मतलब हुआ कि सबसे पहले जो प्रोसेस आएगा वो सबसे पहले सर्व होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रोसेसिंग टाइम। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का यही फंडा है। तो हर तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में अलग अलग रूल होगा। इस एल्गोरिदम का ये रूल है, नाम से ही पता चलता है, जो पहले आया वो पहले प्रोसेस होगा, उसका कुछ भी टाइम रहने दो। ऐसा नहीं है कि हाँ, एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम है 5 सेकंड और दूसरे का 10 सेकंड है तो पहला वाला ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दूसरा वाला पहले क्यू में आया है तो वो ही एग्जीक्यूट होगा, भले उसका प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा क्यों ना हो। तो ये इसका फंडा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे कि बैंक में चले गए, मान लो एक बंदे को क्या करना है, मे बी उसको सिर्फ अपना एड्रेस चेंज कराना है, तो उसको मान लो कम टाइम लगेगा। दूसरे को बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन लगाना है, डिमांड ड्राफ्ट है, फॉर्म भरना है, नया अकाउंट खोलना है, मे बी उसको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ज्यादा टाइम लगने वाला पहला क्यू में गया, और उसके पीछे जो है बंदा वो उसको कम टाइम लगने वाला है, लेकिन बेचारे को नहीं जाने मिलेगा। वो बोलेगा नहीं, तू लेट आया है, पहले क्यू में ये था तो हम इसको सर्व करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कहीं कहीं तुमने देखा भी होगा, ये लिखा हुआ रहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यही इसका फंडा है, जो पहले आया प्रोसेस वो पहले सर्व होगा। क्लियर? यस, नो, मे बी। हेलो? हाँ सर। ओके, ओके, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। भी मैं एक रिकॉर्डिंग प्ले करूंगा उसका, जो जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। When I play it, tell me that if you guys can hear. I'll share the screen. In this video, just irrespective of its has a processing time of higher than the other. So can you guys hear and see? yes, I Not can see. not exactly clear, but little bit. Little bit. Okay, let me see what I can do. Hold on. One second. What I'm trying to do is I'm trying to download this video, and when I download it, तो उसका आवाज ज्यादा क्लियर आएगा। Okay. तो डाउनलोड हो गया है। I'll play it now. Share screen, QuickTime Player, share sound, share. Hello and welcome everyone. In this area is the arrival time. अभी सही आ रही है? एकदम हाँ क्लियर। सही है, क्लियर है। क्लियर है ना? हम्म,
ये ट्रिक तुम लोग Yes, देख sir. लो, कल को अगर प्ले वे करना हुआ ना तो यू कैन डाउनलोड द वीडियो और फिर शेयर करो उस वीडियो को तो एकदम क्लियर आवाज आता है। So the process that comes, whichever process comes मैं बढ़ा रहा हूँ जहाँ into तक the बता ready queue first will be going into the running state first. Okay, so let's take an example. So in your examination, this is the problem that will be given to you, and it will say to you that, okay, these are the processes from P1 up until P5, and they have the arrival time, which means at what time unit they came into the ready state. And then this is the processing time or burst time, which means how much time each process will take to finish its execution. This could take 3 units of time, this could take 6 units of time, and so on and so forth. Now this unit of time could be anything. It could be seconds or minute. It doesn't really matter. For now, you can just consider that this is a unit of time. So this will take 3 units of time. This will take, P2 will take 6 units of time to complete its execution. Okay. Now the question will be, please calculate the completion time, average turnaround time, and waiting time. So in order for us to calculate that, the first thing we'll do is we'll create a Gantt chart. Okay, so I'll show you how to create that. So in the Gantt chart, let's say at the time 0, which is the process that came into the queue. So you can take a look at it that at time 0, which means arrival time 0, P1 came into the ready queue. So we'll go ahead and write P1 over here, P1. Okay, then this will run for how long? So you can see that the processing time for this is 3 units of time. So this process is going to run and execute for 3 units of time. So we'll put 3 over here. So let's say this particular process ran for 3 units of time because that is the processing time of this particular process. Then at the time interval 3, are there any processes which have come into the ready queue? So let's take a look. So P1 is done, so we can go ahead and cancel that. So P1 is done. Then at the time interval 3, we have 2 processes, which is P2 and P3, because the arrival time of P2 is 2 and the arrival time of P3 is 3. So that means there are 2 processes. Now, how would we decide which one to execute first? Well, since it's a first come, first serve scheduling algorithm, whichever process came first will be executed first. So since P2 came first, the arrival time was 2 units, but P3 came later because the arrival time is 3 units. That's why P2 will be executed first. So we'll go ahead and execute P2. Okay, for how long? So take a look. The processing time of P2 is actually 6 unit of time, right? So 3 plus 6, that makes a total of 9. So this is going to run for the duration of 6 unit of time. That's why the next time interval becomes 9. So now P2 is also done. So we can see P1 is done, P2 is done. Now at time interval 9, are there any processes that have come into the ready queue? So let's see. Yes, there are 3 processes. One is P3, second is P4, and third is P5. Now, which one is going to be executed first? Well, whichever came first. So in our case, since P3 came first, we'll put P3 over here. Okay, and how long it's supposed to be run for? It's supposed to be run for 1 unit of time. So that's why I will put 10 over here. So this will be for 1 unit of time. And then we can check mark this. P3 is also finished its execution. Next up comes again at 10, we have 2 processes, P4 and P5, and you guessed it right, P4 will be executed because its arrival time is shorter, so it came first. So that's why P4 will be executed. So let's put P4 over here, and it's going to be executed for 4 units of time. So 10 plus 4 is 14. Okay, and so P4 is also done. The last but not the least is P5. So we'll put P5 over here. Okay, and then how long? 4. So 14 plus 4 is 18. So it will be executed for the 4 units of time. So that's how the Gantt chart is prepared. And now we're going to calculate the completion time. So what is the completion time of P1? So take a look. P1 took 3 units of time to complete. So it got completed by 3. So we'll put 3 over here. Then P2 got finished at 9, right? 9 units of time. So I'm going to put 9 over there.
then P3 is at 10, P4 is at 14, and P5 is at 18. Okay, so that's your completion time. Similarly, then the turnaround time. So the turnaround time is equal to the completion time minus arrival time. Okay, so for how long did the process stay in the system? So that's calculated by completion time and the arrival time. Okay, so when did it come and when it got completed? So that's the difference. Okay, so 3 minus 0, so you can say 3 minus 0 becomes 3. Then 9 minus 2 is 7. 10 minus 3, 7. 14 minus 4, 10. 18 minus 5 is 13. Okay, then we need to calculate the waiting time, and so after it arrived, how much time did it take to complete it? Okay, sorry, this is processing time, not arrival time. So this is processing time. So turnaround time minus processing time. So 3 minus 3 is 0. 7 minus 6 is 1. 7 minus 1 is 6. 10 minus 4 is 6. And 13 minus 4 is 9. Okay, so that's your waiting time. Now, if you want to calculate the average, so what will be the average completion time? Well, we'll go ahead and make a total of this. So the total of this becomes, we calculate 18 plus 14 plus 10 plus 9 plus 3. That becomes a total of 40. So to calculate the average, you will make a total and divide by the count. So 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 processes. So average completion time, ACT, average completion time equals to 40 divided by 5. That makes a total of 8. So that's your average completion time. Similarly, average turnaround time. So A average turnaround time, ATAT, equals, we will make a sum of this. So 13 plus 10 plus 7 plus 7 plus 3. That's a total of 31 divided by 5. That makes a total of 6.2. So 6.2 is your average turnaround time, and average completion time is this. And similarly, you can calculate the average waiting time as well. So average waiting time will become 9 plus 6 plus 6 plus 1 plus 0. That makes a total of, so this makes a total of 22. 22 divided by 5. That makes a total of 5 4s are 20. 5 4s are 20, so 4.4. So that's your average waiting time. Okay. Now it also may ask you to calculate the throughput. So let me just clear this. So throughput is actually the amount of work accomplished in the given time interval. So how is the throughput calculated? So throughput equals number of processes. So number of processes divided by maximum completion time minus minimum arrival time. So number of processes equals 5. Maximum completion time is what? 18, right? So out of all of these completion time, you can see that 18 is the largest. So that's a maximum, minus 18 minus minimum arrival time. So what is the minimum arrival time? It's 0, this one right here. Okay, so that's equals that. So 5 divided by 18. So that's your throughput. In case if you are asked to calculate this percentage, then you can just multiply that by 100 and then you can calculate it. All right, so that's your first come first serve. Your voice is very low. अभी भी लो है. Very clear. हाँ भी समझ में आ गया और हाँ. काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन. तो बेसिकली ये आना ही आना है. मैं 10 बार बोलूंगा, आना ही आना है. कोई इसमें डाउट नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा.
और अच्छे खासे मार्क्स का होता है, पता नहीं सर 10 मार्क्स से ऐसा कुछ तो होता है। तो देर इज नो वे इज नॉट गोना कम। जितनी एल्गोरिदम है उसमें से कोई ना कोई में से आएगा। वो क्या करेगा, तुमको ये इतना इन्फॉर्मेशन देगा, ये 3 रो दिख रहा है ना, 1 2 3, ये 3 रो तुमको देगा। वो सारे प्रोसेस बोलेगा बोलेगा अवाइल टाइम ये है, प्रोसेस टाइम ये है। अब एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो और थ्रूपुट कैलकुलेट करो। तो उसके लिए बस वो बोलेगा ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इससे कैलकुलेट करो। तो हर एल्गोरिदम का पता होना चाहिए हमें कि क्या उसका रूल होता है। तो इसका रूल हमको पता है, जो पहले आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा। गैंट चार्ट बनाना है, गैंट चार्ट से हमें पता चल जाएगा कि कब खत्म होगा प्रोसेस। उस हिसाब से हमें वो नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, सब ट्रैक करने हैं। इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूले तो सब सेम ही होते हैं सारी एल्गोरिदम में। चेंज सिर्फ यहाँ पे होता है कि कब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, वही चेंज होता है। बाकी ये सारी चीजें सेम है सारे एग्जांपल्स में, ठीक है। थ्रूपुट का भी फॉर्मूला सेम होता है। तो बस फॉर्मूला याद करना है, ये याद करना है, 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये श्योर शॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं कि नहीं आएगा ये, ठीक है। मैंने सारे पेपर्स देखे हैं और इसमें ये आता ही आता है क्वेश्चन, और शायद पहला दूसरा ही क्वेश्चन रहता है ठीक है। क्लियर है? कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। कोई ऐसा पार्ट जो ना समझ में आया हो? इमरान, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं ठीक लीव है, कर हम रहा हूँ, वैसे भी ठीक है, खत्म ही कर रहे हैं, so it's fine. We'll probably ठीक है। start and like tomorrow the next part, क्योंकि अभी 5 मिनट में खत्म होने वाला है कॉल। ये मेरा 40 मिनट का जो होता है ना जूम कॉल का लिमिट, वो खत्म होने वाला है। यहाँ पे दिखा रहा है टाइमर 5 मिनट। हाँ सज्जन और निखिल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? No. Yeah. ऑल क्लियर? Let's go on. Clear, sir. Okay, cool. So I'll stop that. I'll again share my screen. Okay. फर्स्ट कम फर्स्ट सब हो गया। दूसरा आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसको खाली बस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और इसका जो एग्जांपल है वो हम कल करेंगे। तुम लोगों को भूख लग रही हो, खाने का टाइम हो गया, राइट? और मेरे घर में भी बहुत अच्छा चीज बना है आज, चाट वगैरह बना हुआ है, तो वो भी खा के एंजॉय करता हूँ मैं भी, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या लग रहा है, मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है? हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तो हमें याद रहेगा एग्जाम्स में। फर्स्ट कम फर्स्ट सब में समझ में आया, ठीक है। जो पहले प्रोसेस आया वो पहले एग्जीक्यूट होना, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रोसेसिंग टाइम। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से क्या समझ में आ रहा है? जिस जॉब का जॉब कंप्लीशन टाइम कम रहेगा, पहले वो एग्जीक्यूट करना। ऑसम, ऑसम, बोलना ही नहीं है, यही है आंसर इसका, दैट्स इट। नाम में ही उसका आंसर है। गुड जॉब। The process that comes first will be served first, and if there are two processes which are in ready queue at the same time, the process with the shortest processing time will execute first. तो इसमें ये वाला पार्ट तो है, लेकिन साथ में ये भी है, ठीक है। यानी पुराने वाला क्लॉज भी जुड़ा है साथ में। तो इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो होगा ही, लेकिन जहां पे क्लैश होगा, दो प्रोसेस का सेम टाइम है, तो वहां पे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम से, ठीक है। The scheduling is also known as shortest job next और shortest process next. तो एग्जाम में ऐसा घुमा के भी पूछ सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हमको बचपन में बताया जाता था कि एग्जाम में हम घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देंगे, तो पता होना चाहिए इसका दूसरा और तीसरा नाम ये भी है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट SJN और शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट SPN। तो तीनों में से कोई भी नाम बोलेगा तो हमको पता है कि ये इसमें एल्गोरिथम लगेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जहां पे टाई होगा वहां पे हम इस मतलब शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वाले को पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। ऑसम, आज के लिए बस करते हैं, कल फिर मिलते हैं। और मैंने टाइम थोड़ा बढ़ा है आगे, क्योंकि 7 बजे मैनेज करना मेरे डिफिकल्ट हो रहा था, प्रेयर वगैरह करनी होती है। तो 7:15 का मैंने तुम लोगों को इनवाइट भेजा है, तो एक्सेप्ट कर लेना, और लेट्स मीट एट 7:15 टुमारो। Probably we'll spend a Sure. little bit more time tomorrow, ठीक है। Okay. Yeah. चल, thanks a lot guys, take care, bye.